बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को रिलेट करें प्रीवियस लेक्चर के साथ जिसके अंदर हमने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया हुआ था। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो हमारे यूनिट नंबर 1 की है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के अंदर हमारे पास कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है और उनके आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर को आगे लेके चलते हैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, 2 देखा और 3 देखा। आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की हम बात करेंगे। 4 के अंदर हमारे पास है ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद हो तो उसके अंदर था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स आपको दी गई थी, आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ब्रीफली का ये मतलब होता है कि आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने उससे ज्यादा भी एक आध पॉइंट लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में आपने लिखना। ब्रीफली मीन कि स्पेसिफिकली आपने लिखना है, डेफिनेशन के साथ एक आध पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिख दिए हैं, लेकिन बाकी तमाम क्वेश्चंस हैं उनके मैंने आपको रेफरेंस दे दिया आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कि कहां पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, आप वहां से उस आंसर को देखिए। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस स्पेसिफिक टॉपिक को जो इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा उसका जो लेक्चर है उसको सुने, उसको समझें और फिर अपना आंसर खुद से ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर, व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझना है। यहां पे व्हाई लिखा हुआ है, मीन व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। ये पूछा गया कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट यहां प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, उसका पर्पस पूछा गया, उसके रीजन पूछे गया, क्यों प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि ये चीज याद रखेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। इसका आंसर है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस द बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की, क्योंकि ये हमें बेसिक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें एडिटर अवेलेबल होता है, हम उसके अंदर कोड लिखते हैं, फिर आप कंपाइलर के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डीबग भी कर सकते हैं इजीली। और इसकी डिटेल लिखने के लिए आपको पेज नंबर 2 के ऊपर जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां पे इसकी डिटेल मौजूद है, वहां से आप और पॉइंट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और जरूर कीजिएगा और फिर इसका आंसर जो खुद से अपने पास लिख के नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी फाइल इन द आईडी ऑफ योर लैब कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम है कि आपके स्कूल की जो लैब है उसके अंदर अगर आपने कोड ब्लॉक्स है वो इंस्टॉल किया हुआ है और सी लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम उसके अंदर लिखते हैं, तो वो स्टेप्स आपने यहां मेंशन करने हैं। अब प्रोग्राम आप कैसे लिखते हैं, पेज नंबर 4 के ऊपर उसकी डिटेल मौजूद है। उसके अलावा हमने लेक्चर्स के अंदर भी बात की थी कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और कमिंग लेक्चर्स के अंदर में हम इसकी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आप वो स्टेप्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, आप खुद से इस प्रोग्राम को लिखें और 2 से 3 स्टेप के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से स्टेप्स जो इन्वॉल्व किए थे प्रोग्राम लिखते हुए। और इवन अगर लैब कंप्यूटर में नहीं है, आपके घर के कंप्यूटर के अंदर कोड ब्लॉक से वो इंस्टॉल है, तो आप उसके अंदर भी सी का एक सिंपल प्रोग्राम लिखें जो आपकी बुक के अंदर लिखा है, जो हमने एग्जाम्पल्स में भी करके देखा था। वही प्रोग्राम आप लिखें और फिर देखें कौन कौन स्टेप्स इन्वॉल्व थे। वो स्टेप्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इजीली और फिर इसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर, कि कंपाइलर को यूज करने की वजह क्या है। अगेन टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 के ऊपर ये डिटेल मौजूद है। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपाइलर को क्यों यूज किया जाता है। आपको पता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, मीन 0 और 1 की फॉर्म को, लेकिन हम जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है फिर बाइनरी फॉर्म के अंदर। अब वो काम कौन करता है, वो आपका कंपाइलर करता है। तो इसलिए कंपाइलर की हमें जो जरूरत पड़ती है क्योंकि उसने कन्वर्ट करना होता है आपका जो सोर्स कोड है, जो आपने कोड लिखा है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, उस कोड को कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है वो क्या है और उसका आंसर किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 6 के ऊपर रिजर्व वर्ड्स डिटेल में लिखे हुए कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स सी लैंग्वेज यूज करती है। उसमें सिर्फ 5 रिजर्व वर्ड्स पूछे गए हैं, आपने सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। यहां मैंने मेंशन कर दिया, ऑटो है, आईएनटी है, डबल है, स्ट्रक्ट है, ब्रेक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप इसके अलावा भी जो वहां पे रिजर्व वर्ड्स लिखे हुए हैं आप उनमें से कोई 5 लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नंबर 5 की बात करते हैं, डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट लेक्चर लिया था, उस लेक्चर को सुने समझें और वहां से आप आंसर लिख सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 6 और 7 के ऊपर ये डिटेल मौजूद है कि हमारे पास जो है वो 3 बेसिकली जो मेजर पार्ट्स हैं वो मौजूद है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के।
आपको पता है उसमें पहला है आपका हेडर सेक्शन, दूसरा है आपका मेन सेक्शन और फिर बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। तो ये आप डिटेल जो है वो 6 और 7 पेज नंबर है वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है उसको सुनिएगा और उसको समझिएगा और वहां से आंसर फिर खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे अगेन गौर कीजिएगा, पूछा जाएगा व्हाई डू वी यूज कमेंट्स, हम कमेंट्स को क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कमेंट्स होते क्या है, तो आपने आंसर में वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप कमेंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो गलत होगा आपका आंसर, तो ये चीज याद रखनी है और बहुत केयरफुल रहना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स नंबर लूज करते हैं इसी वजह से कि क्वेश्चन में पूछा कुछ गया होता है, आंसर वो कुछ और लिख देते हैं। सो व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग, दो रीजंस हैं या पर्पस हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं अपनी बुक के अंदर तो पेज नंबर 8 के ऊपर इनकी डिटेल भी मौजूद है, आप वहां से उसको भी पढ़ सकते हैं और रीड कर सके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नंबर 7 की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कि कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान आपने डिफरेंशिएट करना है, मीन डिफरेंस क्या है। तो 1 से 2 डिफरेंस आप लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आपकी बुक के पेज नंबर 10 और 11 के ऊपर कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, और अगेन इससे रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स हैं आप उनको सुने, वहां से आप जो है वो डिफरेंस के फाइंड करें और खुद से लिख लें तो आपको इजीली इसका आंसर जो मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका आंसर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो नंबर 8 इज राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अगेन इससे रिलेटेड भी हमने कंप्लीट एक लेक्चर लिया है, आप उस लेक्चर को सुने, और अगर आप बुक को देखना चाहते हैं बुक के अंदर आपके पास पेज नंबर 12 और 13 के ऊपर वो रूल्स मौजूद है। मीन इनफैक्ट 4 रूल्स हैं हमारे पास कि हमने अगर वेरिएबल को नाम देना है तो उन 4 रूल्स को हम फॉलो करते हुए वेरिएबल को नाम इजीली दे सकते हैं। नंबर 9 इज डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टर एंड इंटीजर। ये आपकी डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, और थर्ड वन इज फ्लोट। तो आपने INT मीन इंटीजर और कैरेक्टर मीन CHAR, इसके बारे में आपने जो इन्फॉर्मेशन लेके तो उसको डिफरेंस लिखना है आपने। तो डिफरेंस 1 से 2 डिफरेंसेस आप लिखेंगे तो आपके इजीली इसमें जो है वो नंबर आपको मिल जाएंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 12 के अंदर इसका आंसर मौजूद है, वहां से आप आंसर ले सकते हैं। नंबर 10 इज हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। पेज नंबर 13 एंड 14 के ऊपर आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों की डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहां से ब्रीफली जो आंसर पिक करके और लिख सकते हैं। लेकिन अगेन आई विल रिकमेंड कि आप लोग जो हमारे लेक्चर्स थे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के, उस लेक्चर को सुने समझे और वहां से खुद से पॉइंट्स पिक करके अपना आंसर खुद से बना के रखें। तो सर ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जिनका हमने ब्रीफली आंसर देना था। मैंने आपको आंसर कुछ बताया भी, कुछ मैंने रेफरेंस के तौर पर आपको बता दिया कि आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ पे आंसर मौजूद है। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको कि उससे रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को आप समझें और फिर आंसर खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है और उसके अंदर कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है और उसका आंसर फिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो हमारे यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है दैट इज मैच द फॉलोइंग। आपके पास एक टेबल मौजूद है जिसमें एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, आपने दोनों कॉलम्स को मैच करना है। मीन इस कॉलम से अगर ID लिखा हुआ है तो ID से रिलेटेड B कॉलम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा कीवर्ड मौजूद है आपने उसको मैच करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ये ऐसे करूंगा कि ID है उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे मौजूद है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मीन फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ID जो है वो मैच करे C लाइन के साथ, तो इसका मतलब कि 1 मैच करे D के साथ, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा C कॉलम के अंदर D। इसका ये मतलब है कि 1 मैच करे D के साथ। तो आपने इस तरह इसको अंडरस्टैंड करना है। स्टार्ट करते हैं फिर ID से। ID एक बात याद रखिएगा, आपने जब मैचिंग करनी है तो आपने कंप्लीट जो B कॉलम है उसको एक दफा रीड आउट जरूर कर लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है कि आप पहले समझे कि यही आंसर है लेकिन बाद में आंसर जो बेस्ट वन कोई आगे मौजूद हो। तो आपने कंप्लीट जो कॉलम है उसको रीड आउट एक दफा जरूर कर लेना है। सो ID के लिए हम देखते हैं A इज मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, B इंक्लूड स्टेटमेंट, C पाइथन, D C लाइन, E आपके पास A+B ये एक कमेंट दिया हुआ है, F नोटपैड, G स्ट्रक्ट और H आपका कर्ली ब्रेसेस मौजूद है। अब याद रखिएगा ID यहाँ पे जो मौजूद है वो आपका C लाइन है। हम लोग जो अपनी यूज कर रहे हैं यूनिट 1 के अंदर वो बेसिकली कोड ब्लॉक्स के नाम से यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने कहा था कि आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से जो आपके पास मौजूद हैं ID। इंटरनेट के ऊपर आप लिखें ID फॉर C लैंग्वेज तो आपको बहुत सारे ID वो दिखा देगा। उसमें से आप देखिएगा एक C लाइन भी मौजूद है, तो इसका मतलब ID जो है वो आपका C लाइन है। तो 1 के अगेंस्ट हम लिखेंगे D, तो यहां मेंशन कर देता हूं मैं D।
सेकंड की बात करते हैं टेक्स्ट एडिटर की। मशीन कोड, इंक्लूड स्टेटमेंट, पाइथन, ये स्टेटमेंट आपकी नोटपैड है, स्ट्रक्ट है और कर्ली ब्रेसेस है। याद रखिएगा टेक्स्ट एडिटर, इस कॉलम के अंदर हमारे पास नोटपैड मौजूद है। ये बात लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस हुई थी कि आपके पास जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट नोटपैड भी मौजूद होता है और वर्डपैड भी है। ये दोनों आपके जो है वो टेक्स्ट एडिटर ही हैं। तो इसका मतलब है कि 2 के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो F आंसर आएगा। मैं यहाँ F मेंशन कर देता हूं। अब कंपाइलर की बात करते हैं तो पहली ऑप्शन है मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड, बट आप एक दफा रीड आउट सारे कर लीजिए ताकि आपको आइडिया हो कि कोई और आंसर तो नहीं है। इंक्लूड स्टेटमेंट, पाइथन, ये स्टेटमेंट है आपकी, स्ट्रक्ट है और ये आपकी कर्ली ब्रेसेस है। तो इसके अंदर मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड मीन कंपाइलर का यही काम है कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर। तो इसका मतलब कि 3 के अगेंस्ट आपके पास जो आंसर है दैट वुड बी ए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इस कॉलम के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? याद रखिएगा पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर यहाँ पे सी लिखा होता तो सी भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सी नहीं है मेंशन और कोई भी और आंसर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगेंस्ट नहीं आता। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आपका आएगा पाइथन। सो 4 को आप मैच करेंगे सी के साथ, तो यहां मेंशन कर देता हूं सी। नंबर 5 रिजर्व वर्ड्स की बात करते हैं। तो रिजर्व वर्ड्स हमारे पास इस कॉलम के अंदर जी है, स्ट्रक्ट। या आप रिजर्व वर्ड्स अपनी बुक में देख भी सकते हैं कौन सा रिजर्व वर्ड्स है, उसके अंदर स्ट्रक्ट जो वो मेंशन किया हुआ है, अब वहां से इसको चेक भी कर सकते हैं। सो 5 के साथ मैच जो करेंगे हम वो जी है, तो यहां मैं जी मेंशन कर देता हूं। लिंक सेक्शन, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि लिंक सेक्शन जो है वो हेडर सेक्शन का ही दूसरा नाम है। मीन लिंक सेक्शन कहा जाए या हेडर सेक्शन कहा जाए, एक ही चीज के 2 नाम है। और आपको पता है कि लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन के अंदर आप इंक्लूड की स्टेटमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि हेडर फाइल से पहले इंक्लूड लिखा जाता है। तो इसका मतलब कि इंक्लूड स्टेटमेंट आपकी जो है वो लिंक सेक्शन से रिलेट कर रही है। तो इट मींस 6 को आप मैच करेंगे बी के साथ, तो यहां मैं बी मेंशन कर देता हूं। नंबर 7 बॉडी ऑफ मेन की बात करें। अब बॉडी ऑफ मेन जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से। तो यहां पे मेंशन है आपको कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब बॉडी ऑफ मेन के बाद आप ये ब्रेसेस स्टार्ट करते हो और फिर इसके अंदर तमाम कोड आप मेंशन करते हो। देन 7 जो मैच होगा वो एज के साथ, ये मैं मेंशन कर देता हूं। लास्ट वन इज कमेंट। अब यहां से भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ ई जो है वो कहीं किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है दैट इज ई। तो 8 जो है वो मैच होगा किसके साथ? ई के साथ। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो मैच कर सकते हैं डिफरेंट जो हमारे पास कीवर्ड्स मौजूद है उनको डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ। लेकिन इसके लिए आपको लेक्चर्स अच्छी तरह समझ आने चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस तरह आप काम कर रहे हो, तभी आप ये सही मैचिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपकी मैचिंग गलत भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइजेस के इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखा है कि उसके अंदर कैसे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, उनका हम आंसर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।